और माइक बंद रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, √2 कैसे प्रूव होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले ये देखो, लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है 12 जून की। तो इसमें आपको पता है ये सारी चीज, रिजल्ट किस तरीके से आपका आता है, लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने आंसर किया है, बस हमें थोड़ा और इंप्रूव करना है। जो आप कुछ आंसर आपके स्किप हो रहे हैं, बस इसको हमें सुधारने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपका डाउट होता है जो कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो गलतियां हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लो, ताकि कुछ भी डाउट ना रहे हमारे मन में। इनका आंसर सारा सही है, वेरी गुड। इवन सभी को, आप सभी लोग ट्राई किया, काफी अच्छे तरीके से आपने ट्राई किया, बस थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता ही है। तो लास्ट क्लास में 2 टॉपिक सीखा था। एक प्रमेय 1.3, जिसको यूज करके ही प्रूफ किया था कि √2 कैसे अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन नहीं, हमने प्रूफ करना सीखा था, सिद्ध करना सीखा था। तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है? थ्योरम 1.3 सिंपली आप एक स्टेटमेंट कहते हो, तो अगर किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या p से डिवाइड होगा, तो मुझे बताओ एक और संख्या होगा जो p से डिवाइड होगा, और इस बॉक्स में हमें क्या भरना चाहिए, ये सर बताओ। ए। तो आपको पता है किसी संख्या का वर्ग अगर p से डिवाइड होगा तो इस संख्या का वर्गमूल, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल अगर करोगे तो ए मिलेगा। ए स्क्वायर का आप वर्गमूल करोगे तो आपको ए मिलेगा। तो आपको सर किसी संख्या का वर्ग अगर p से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ कि 16 जो है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 16 का वर्गमूल कर दो, 16 का वर्गमूल 4 मिलेगा। तो आपको सर 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये ट्रू होगा, थ्योरम 1.3 यही कहता है। उसके बाद कैसे प्रूफ किया था, इसका एक क्वेश्चन तो किया था, बाकी क्वेश्चन आज रिवीजन कर लेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा और डिटेल में सीख लेंगे। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे, कोई अलग नंबर लेकर। पहले रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिकॉल करने के पहले, इस क्वेश्चन करने के पहले ना मैं कुछ और कंसेप्ट आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जो 1.3 क्वेश्चन, 1.3 या फिर प्रूफ में आपको यूज पड़ा था, उस पर मैं थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपका डाउट रह रहा था लास्ट क्लास में। जैसे समझो, अगर मैं लिखता हूँ 10 बराबर, एक एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ, 10 बराबर 2 गुना 5, तो यहां से आप कह सकते हैं 10 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 और 5। 10 का 2 गुणनखंड दिख रहा है, 2 और 5। तो 10 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो सर 5 आ जाएगा। इवन आप कह रहे हो सर 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो 10 के जो भी गुणनखंड दिख रहे हैं 2 और 5, इन दोनों से 10 डिवाइड होगा। 2 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 10 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 नो 2 से सर। डिवाइड होगा, नहीं होगा। जो आपस में गुना है उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम यहां से इतना तो लिख सकते हैं ना कि 10 जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10 का एक गुणनखंड है 2। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो सर 10 जो होगा 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 10 भी, 10 का गुणनखंड 5 भी है, तो 10 दोनों ही से डिवाइड होगा। अब ये तो एक नंबर से समझाया। अगर मैं इसी को वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, समझिए। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं कोई नंबर 1 और यहां लिख दिया 7m, तो इससे क्या पता चलता है सर, ए बराबर अगर 7m आप लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए को आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपको m मिल रहा है। ए को 7 से डिवाइड करने पर आपको m मिलेगा। इसका मतलब कह सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपली कह सकते हो सर ए बराबर 7 गुना m, लिख सकते हो ना, ए बराबर 7 गुना m। तो ए का 2 गुणनखंड दिख रहा है, एक गुणनखंड 7 और एक गुणनखंड m। तो हम कह सकते हैं सर ए जो नंबर है, ये समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए जो है वो 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। बताओ ये क्लियर हुआ आप सभी का? क्योंकि इसको यूज करते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? ये 7 से डिवाइड होगा, m से भी डिवाइड होगा, लेकिन m का मान तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा, एक नंबर ले लिया x, x बराबर लिया मैंने 3k। ठीक है, आप मुझे बताना इनमें से कौन सा सही होगा। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ABCD कर दे रहा हूँ, बस 2 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 ऑप्शन, आपको कहाँ आंसर करना है, चैट सेक्शन में। मैं लिखूं 3 जो होगा, यहां पर मैं लिखता हूं k जो होगा 3 से विभाजित है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये सही है क्या? और मैं सर गलत है सर। जो होगा
3 से विभाजित है। बस चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख दो, ए या बी। ये बताओ, जो आपको सही लगता है ना वो ईमानदारी से लिखो, ठीक है। बी, तो आप कहोगे सर मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है सर 3 और के तो गुना है ना, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर x बराबर 3 और के आपस में गुना है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर x का गुणनखंड क्या है, x का गुणनखंड 3 दिख रहा है, x का गुणनखंड 3 दिख रहा है। तो x जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, x कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 और k में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला कहना बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि x जो होगा वो 3 से विभाजित है, ठीक। x 3 से विभाजित होगा। क्लियर। मैं अगर ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा एक नंबर P के बारे में लिखा कि ये लिख दिया मैंने 5m, मैंने Q के बारे में लिखा Q के बारे में लिखा 5n, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कैसा बोल सकता हूं, P 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ कैसा लिख सकते हैं, यस या नो, बताओ। लिख सकते हैं ना। P का एक गुणनखंड दिख रहा है 5, P को में दिख रहा है, P में 5 दिख रहा है, P बराबर 5 गुना m, तो 5 एक गुणनखंड है तो P 5 से विभाजित होगा। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यूब देखा सर, क्यूब में भी 5 दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सर क्यूब जो होगा वो अभी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हम कह सकते हैं सर P और Q दोनों ही कैसे हैं, 5 से विभाजित है। समझ में आया। तो P और Q दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुआ ये, क्योंकि P में भी 5 आ रहा है, P में भी हमारा 5 आ गया था और Q में भी हमारा 5 आ गया था, तो P और Q दोनों के दोनों, P भी और Q भी दोनों ही 5 से डिवाइड होंगे। क्लियर, ये समझ में आया। यस सर। यस सर, आ गया। चलो अब आते हैं कुछ पोल के क्वेश्चन पर, ट्राई करो। एक तो रिकॉल क्वेश्चन होगा, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करना है आप सभी को आंसर करने का। पहला क्वेश्चन है रिकॉल। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि 2 100 से विभाजित है तो 2 एक और नंबर को विभाजित करेगा, और वो कौन सा नंबर होगा, ये थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। चैट आपका बंद रहेगा और आपको पता है आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। रिकॉल क्वेश्चन, थ्योरम 1.3 क्या कहा था हमारा, यदि 2 जो डन है, सर। बढ़िया, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। यदि 2 जो है 100 को विभाजित करता है, किसको डिवाइड कर रहा है आपको, 2 जो है सर 100 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है एक और नंबर को डिवाइड करेगा, और ये नंबर कौन सा होगा ये आपको सोच कर भरना है, 5 को, 100 को, 10 को या 1 को, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। सर बढ़िया। चलो तो अभी टोटल मेरे पास 8 आंसर आए हैं और क्लास में 22 बच्चे हैं, 10 आंसर आ गया, बढ़िया। तो स्किप मत करिए, आपका पोल रिपोर्ट इफेक्ट होता है। 10 आएगा इसमें सर। माइक नहीं ऑन करना है। अतुल, पोल में आंसर करना आता है अतुल, पोल में आंसर करना आता है अतुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पोल में जाकर आंसर कीजिए ना, ठीक है, पोल में जाकर वेट कर दो, ठीक है, हो गया। माइक बंद कर लो। तो जब भी आपका पोल चलता है, देखो आपका चैट बंद के रहता है, साथ ही साथ आपको माइक भी बंद रखना है इस दौरान, ठीक है। आप सॉल्व करके पोल में आंसर कीजिए, जैसे ही पोल एंड करूंगा फिर आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हो, अगर पोल में मिस कर दिए हो। अगर आप पोल में आंसर कर दिए हो तो फिर चैट में लिखने की भी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 17 आंसर आ चुके हैं, बाकी जो 3-4 बच्चे हैं जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, ज्यादा टाइम लेंगे, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो थ्योरम 1.3 को अगर यूज करें, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, चैट आपको ओपन है, चैट में आंसर लिख सकते हो अपना, अगर पोल में नहीं दे पाए हो। सी आंसर आएगा, बिल्कुल सी आंसर आएगा, मैक्सिमम आंसर सी थे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यदि 2 100 से डिवाइड होगा, 100 क्या है, 10 का वर्ग है। आप कह सकते हो सर 2 एक अभाज्य संख्या है जो 10 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 100 को डिवाइड करेगा तो 100 के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, 10 का वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 1.3 कहता था, कोई संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करता है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, सिंपली। तो आपको आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
जो मैक्सिमम आप सभी के आंसर थे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, बहुत आसान है, बस एक कंसेप्ट पे है। देखिए इसको आप कैसे सोचोगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन है, बड़ा ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना होगा आपको। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के आंसर कीजिए, हड़बड़ी में करोगे आंसर गलत हो सकता है, बस आराम से सोच के आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके, यहां पर क्या लिखा गया है? पहले लिखा गया ए बराबर 7c², बी बराबर 7m², ये तो लिख दिया, स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहां पर ऑप्शन को देखिए, इसको देखकर आप क्या बोलोगे? इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं? क्या सी 7 से विभाजित होगा? क्या एम 7 से विभाजित होगा? क्या ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बोलना चाहिए हमें? सोचिए। इस कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग √2 √3 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बराबर 7c² लिख दिया, बी बराबर 7m² लिख दिया। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखकर हम क्या कहेंगे? ए, बी, सी या डी? सोचिए और आंसर कीजिए। देखो कई बच्चे हड़बड़ी में बहुत आंसर करते हो, तो इस चीज को आप थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब पहले आप सोच लो कि हाँ मेरा जब 100% श्योर है तब जाकर आंसर करो, क्योंकि टाइम काफी रहता है, काफी टाइम रहता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज, आज लेट हो गए आप, पहली बार आप यस लेट सर। हो रहे हो। कोई बात नहीं, अभी कुछ मिस नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट मिस हुआ है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर समझाता हूँ। ठीक है, बस एक रिकॉल हुआ है। लिखा गया ए बराबर 7c², बी बराबर 7m²। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ए, बी, सी या डी? चलो तो लास्ट 15 सेकेंड रुकेंगे। सर दो ही ऑप्शन चल रहे हैं ट्रेंड में। हाँ, दो ऑप्शन ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ट्रिकी से क्वेश्चन है, उसमें गलतियां हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिस्कशन करेंगे अभी, डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर बच्चों के आंसर गलत हो गए, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास 19 आंसर आए हैं, 19 में 7 आंसर सही है, और मैक्सिमम आंसर तो गलत मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो अभी ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, कोई बचता है क्या? हाँ, अभी भी 2-3 बच्चे दिख रहे हो मुझे जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप लोगों का गलत ज्यादा हो गया है। देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ एक नए पेज पर, इस स्टेटमेंट को मैं लेता हूँ एक नए पेज पर, ये लिखा हुआ है, इससे देखकर हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो आपने बोला सर ए बराबर 7c², यहां से हम लिख सकते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है 7 और c² को गुना करके मिला। ठीक है, 7 × c², मतलब ए का एक गुणनखंड 7 है। जैसे मैं लिख रहा हूं 10 बराबर 2 × 5, तो आप क्या बोलोगे? सर 10 का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है, 10 का एक गुणनखंड 5 भी है। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड 2 और 5 दोनों ही है। 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सर, कभी भी अगर इस टाइप से लिखा हो, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला 21 बराबर 7 × 3, तो आप कह सकते हो सर 21 का गुणनखंड क्या है? 7 है और 3 है, तो 21 का गुणनखंड है 7 और 3। तो यहां से आप कह सकते हो सर ए का गुणनखंड जो है वो 7 है। क्या कह सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर ए का जो गुणनखंड है वो 7 है? ठीक है, ए का गुणनखंड मुझे 7 दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहां से आप कह सकते हो सर ए का एक गुणनखंड आपको 7 दिख रहा है। चलो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा क्या बोलेंगे सर? अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था? अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ था बी बराबर 7m²।
तो इसको देख के आप बोलो सर b बराबर 7 इंटू एम स्क्वायर। तो 7 और एम स्क्वायर को गुना करते हुए b मिल रहा है ना, तो आप कह रहे हो सर b का एक गुणनखंड दिख रहा है 7। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सर a का भी एक गुणनखंड 7 दिखा और b का भी एक गुणनखंड 7 दिखा। ठीक है, दोनों ही में 7 आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं a तथा b, देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, a तथा b का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 7 है। समझ में आया, a और b का गुणनखंड 7 है, और कोई ऐसा गुणनखंड मान लो 7 a का भी गुणनखंड है b का भी गुणनखंड है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम क्या कह सकते हैं a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। कैसा लिख सकते हैं बताओ, तो ये हमारा मिलकर आ रहा है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। क्लियर, अभी समझ में आया ऑप्शंस के मतलब, बताइए। तो हम कह सकते हैं ये चीज कहां पर लिखा गया था, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया था, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। 7 इज कॉमन फैक्टर। मैंने यही किया था। कोई बात, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी हुआ था, ऐसा नहीं कि सभी का आंसर गलत था, बस यहाँ से बहुत जल्दी से मैं दिख रहा था 7m स्क्वायर b 7c स्क्वायर था ना, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 7c स्क्वायर, हमें तो मैंने ये कर दिया 7b स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो गलती तो होते रहेगा, कोई बात नहीं। अभी बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, a का भी गुणनखंड सर आ गया। b का भी गुणनखंड 7, तो कहेंगे सर दोनों का कॉमन फैक्टर है। देखो 7 और c गुना में था, 7 और b गुना हुआ था, तो 7 c और 7 में कोई रिलेशन नहीं आएगा, m और 7 में कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं और आगे। अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, एक चीज और सीखा था कि √2 को कैसे प्रूफ करते हैं अपरिमेय। ठीक है, √2 को अपरिमेय कैसे प्रूफ करते हैं हमने सीखा था। तो आज क्या करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमेशा √2 ही आए, हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ प्रूफ करके √5 अपरिमेय, कभी बोला जा सकता है कि √3 अपरिमेय, कभी बोला जाता है कि √7 अपरिमेय, यह सभी को प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। तो मैं एक चेंज करके एक नंबर और √5 को प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब सारी प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ पर चीजें चेंज हो रही है पिछले वाल से। उसी तरीके से अगर √3 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, तो प्रोसेस सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, बस हमें करना क्या होगा, कुछ चीजें चेंज करना है। तो आपको आज मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि दर्शाइए √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी लिख लो, जहां भी आप लिख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या क्या चीज लिखोगे, देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं सर उल्टा, मान लो √5 को एक परिमेय संख्या मान लो। ठीक है, उल्टा मान लेंगे, फिर बाद में अपने आप को गलत प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर यह एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे सर √5 बराबर a बटा b। यहां से आप बोलोगे सर a और b क्या लिखते थे, मुझे बताओ a और b को क्या बोलते थे हम लोग, a और b कैसा नंबर है, एनीवन, को प्राइम, को प्राइम मतलब सअभाज्य। तो आप कहोगे सर या तो को प्राइम लिख दो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो, और हिंदी मीडियम में है तो लिखेंगे सअभाज्य। ठीक है, सअभाज्य है या तो सअभाज्य संख्या है, जहां a और b सअभाज्य है। और एक चीज और बताना पड़ेगा सर, b यानी हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इतना लिखना होगा आपको ताकि पूरा नंबर मिले। अब इसके बाद एक स्टेप लिखा था हमने, b को सर √5 से गुना कर दीजिए। तो यहां से आपको मिलेगा सर अगर √5 a बटा b के बराबर है, तो √5 को अगर b के साथ गुना करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, √5b बराबर a। अब इस वाले को आप वर्ग करेंगे, दोनों तरफ आप इसका वर्ग करेंगे, सेकंड स्टेप में आप स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे बताओ, √5 का आप अगर स्क्वायर करते हो तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो स्क्वायर रूट, मैंने ये बताया था अगर आप √m का स्क्वायर करोगे, बस स्क्वायर रूट हटाना है, वर्गमूल हटाना है, m मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे सर √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 5, b का स्क्वायर करेंगे सर b स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद यहां से आपको ये दिख जाएगा। देखो मैं दो चीज बता रहा हूँ, अभी जो हमने कंसेप्ट यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो सर a स्क्वायर का एक गुणनखंड दिख रहा है हमें 5, a स्क्वायर में गुणनखंड 5 दिख रहा है, तो यहां से भी आप लिख सकते हो सर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा आसान बनाने के लिए, यहां से हम कह सकते हैं b स्क्वायर बराबर सर a स्क्वायर बटा 5, कुछ ऐसा, a स्क्वायर बटा 5।
अब ये वाला जो स्टेटमेंट आया था, ये वाला जो समीकरण आया था, इसको मैंने बोला था कि याद करके इसको एक बॉक्स में घेर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बाद में फिर से यूज करते हैं आगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको घेर लीजिएगा और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लोगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब यहां से क्या बोलेंगे सर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 5, इससे ये दिख रहा है सर ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर बी स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से ये चीज हम लिख सकते हैं, थ्योरम 1.3 प्रमेय 1.3 का प्रयोग करने पर हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो होगा, बताओ ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है कि बी स्क्वायर डिवाइड है, आप लोग मुझे बताओ, जो बोलोगे मैं ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित है, आपको ऐसा लिखना होगा। देखो इसमें कुछ भी गलती करने का स्कोप बहुत है, आप लिख देते हो कई बार 5 ए स्क्वायर से डिवाइड है, कई बार लिख देते हो बी 5 से डिवाइड है, नहीं, आपको लिखना होगा सर ए एक बार 5 से डिवाइड। दोबारा समझाना। हाँ, क्या डाउट है बताओ, सर एक बार शुरू से समझा दो। पूरा शुरू से बताइए। यस सर। कहाँ पर डाउट हुआ बताओ। देखो इसमें सिंपली एक ही है ना, हमने क्या किया, अपरिमेय प्रूफ करना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। सिंपली आपको बोला सर √5 को परिमेय मान लीजिए, रिवर्स मान लेते हैं, प्रोसेस था। अगर आपने लास्ट क्लास मिस किया है तो पहले तो लास्ट क्लास देख लेना इस क्लास के बाद, ठीक है, सारी चीज क्लियर होगा, काफी डिटेल में सिखाया है, ठीक है। तो आपको सर √5 को परिमेय मान लिया, कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बताया था, उल्टा मान लिया। √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्णांक सहभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया कि a और b सहभाज्य संख्या है। a और b सहभाज्य है, b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या में नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ से b को गुना किया 5 के साथ तो √5b बराबर a आया, √5b बराबर a को हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो √5 का स्क्वायर हमारा 5 आ गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ से मिल रहा है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5b स्क्वायर अगर a स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ से b स्क्वायर जो आएगा a स्क्वायर बाई 5 आएगा, 5 नीचे चला गया। अब a स्क्वायर बाई 5 देखकर आप बोलोगे, यहाँ से हम थ्योरम को यूज करेंगे कि a स्क्वायर जो होगा सर 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, और बताओ क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए सर ए भी 5 को विभाजित करेगा। नाइस, ए भी 5 को नहीं, ए भी नहीं 5 से ए विभाजित होगा, नाइस, 5 से ए विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा सर। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5 से विभाजित होगा या फिर a 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लैंग्वेज अलग अलग आ रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सही चीज किसी भी लैंग्वेज में लिखो, सही दोनों एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे। a स्क्वायर 5 से, देखो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ समझिएगा, मैं कह रहा हूँ 10 जो है 2 से डिवाइड होगा, ये तो लिखना बिल्कुल सही होगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 तो 10 से नहीं डिवाइड होगा ना, 2 10 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, 2 10 से नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा सर a स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a स्क्वायर बटा 5, मतलब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 a से नहीं डिवाइड हो रहा, दोनों एक दूसरे से नहीं डिवाइड हो रहा, समझ में आया, बताइए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ x बटा 3, तो x 3 से डिवाइड हो रहा है, 3x से नहीं डिवाइड हो रहा, दोनों एक दूसरे से नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित है, ठीक है, ये लिख दिया थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। अब a अगर 5 से डिवाइड है तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने बोला था कि लिखना तो नहीं है, आपको समझिएगा कि a अगर 5 से डिवाइड है, मान लो कि अगर मैं a को 5 से डिवाइड किया तो एक नंबर m आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a को 5 से डिवाइड करने पर कोई एक नंबर आएगा, मान लेते हैं वो नंबर m है, तो यहाँ से बोल देंगे सर a का वैल्यू जो रहेगा 5m के बराबर रहेगा, ठीक है। तो बस आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे कि a अगर 5 से डिवाइड होगा तो a का वैल्यू डेफिनेटली सर 5m के रूप में आएगा, ठीक है, 5m का, 5 का कोई मल्टीपल आएगा, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 5 का कोई गुना जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते सर a का वैल्यू 5m है। a का वैल्यू अगर 5m है तो ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कि a का वैल्यू अगर 5m है तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये आप लोग बताओ। 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर, नाइस। तो आप कहोगे सर a का वर्ग करेंगे तो 5m को 2 बार गुना करेंगे, तो 5m को 2 बार गुना करेंगे तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और m को 2 बार गुना करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर का वैल्यू 25m स्क्वायर, जो ये वाला लाइन आता है ना, इस वाले लाइन को हम पुट करेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो इसको आप पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर, ठीक है। तो उस समीकरण में पुट कर देंगे a स्क्वायर का वैल्यू,
तो इसके आगे के स्टेप कितना लिख लिया सभी ने, बताओ कितना लिख लिया? यस सर। चलो इसके आगे के स्टेप में आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर आप कहोगे सर समीकरण नंबर 1 जो था हमारा यही था। देखो समीकरण नंबर 1 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5, वही वाला समीकरण लिखा हुआ है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5 यहाँ पर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर ए का वैल्यू 5m, इसको नहीं रख रहे हम, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया था हमने 25m स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप लिखते चलिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पर आपको रखना है 25m स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे 25m स्क्वायर, नीचे में तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा सर बी स्क्वायर बराबर 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5m। अब बी स्क्वायर दिख रहा है आपको 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर बी स्क्वायर का गुणनखंड मुझे 5 दिख रहा है, बी स्क्वायर बराबर 5 गुना m स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बाई 5, बी स्क्वायर को 5 से भाग देने पर सर m स्क्वायर मिलेगा, 5 को मैंने नीचे ले लिया, तो बी स्क्वायर को 5 से भाग देने पर m स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर बी स्क्वायर जो होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर जो होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से थ्योरम 1.3 यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर जो होगा सर, नीचे में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 कहेगा सर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड है तो बी भी जो होगा 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। बस ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करते थे, दो लाइन को उठाते थे। एक लाइन देखो यहाँ पर आपका पिछले वाले पेज में आपको दिखेगा, इस लाइन को देखिए जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले लाइन को देखिए, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए 5 से विभाजित है, ठीक। अब इस वाले लाइन को देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि ए और बी, मुझे बताओ ए और बी दोनों ही कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से। हमने दिखा सर ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये वाला जो लाइन लिखा है ना, अतः ए और बी का सार गुणनखंड 5 है, ये चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चाहे तो इस वाले लाइन को आप नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो आपको सर ए और बी 5 से विभाजित है, ए और बी का एक सार गुणनखंड मतलब एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5, और अगर कोई दो संख्या का एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, अगर कोई दो नंबर किसी एक और तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब आप कह सकते हो सर ए और बी सभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सभाज्य संख्याएं में कुछ भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक कॉमन आए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप कह रहे हो यहाँ पर 5 तो कॉमन आ गया, तो हम कहेंगे सर ए और बी सभाज्य नहीं है। यहां से हम कह सकते हैं हमने जो माना था स्टार्टिंग में ही कि ए और बी सभाज्य माना था, इसको देखिए हमने यहां पर माना था कि ए और बी सभाज्य है, ठीक है। तो ये चीज गलत आ रहा है ना, आप बोल रहे सर एक बार बोल रहे हो सहभाज्य, एक बार बोल रहे हो सहभाज्य नहीं, तो हम कह सकते हैं जो विरोधाभास आ रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, एक बार आप बोल रहे हो सहभाज्य, एक बार बोल रहे हो सहभाज्य नहीं है, तो ये दोनों चीज सही नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना, क्या हमने गलत मान लिया था, कि हमने मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये हम बोल रहे हैं कि जो हमने माना था वो गलत है, ये सही नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या जो हमने माना था वो गलत है, अतः कह सकते हैं कि √5 अगर परिमेय नहीं है इसका मतलब वह एक अपरिमेय संख्या रहा होगा, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर आप लिख दोगे प्रूव्ड, और ये आपका पूरा नंबर देकर जाएगा, कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से लिखते हो। बस एक लाइन ये वाला आप चाहो तो हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखें, लिख दोगे तो बेटर है, कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। समझ में आया पूरा चीज? तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स है, उस स्टेप्स को आपको कई बार देखो, ये चीज क्या होगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, एक बार में हो सकता है कि आप समझ में तो आ गया लेकिन आप कर नहीं पाओगे खुद से। तो मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार इसको लिखने की कोशिश कीजिए, पूरा सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करिए, देख कर लिखिए, फिर एक दो बार लिखने के बाद आप बंद करके सॉल्यूशन को बंद करके फिर से अपने आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अगर खुद से अपने घर पर कर लोगे 2-3 बार, तब जाकर आप एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में तभी कर पाओगे जब खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, ठीक है। चलिए
तो हमने लास्ट क्लास में √2 को अपरिमेय प्रूफ किया था, आज √5 अपरिमेय प्रूफ किया था, किया। अभी मैं कुछ चीज आपको दे रहा हूँ, √3, √7, ये आपका होमवर्क है कि इसको ट्राई करिएगा, √3 और √7 अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिएगा और इसकी फोटो लेकर ग्रुप में या फिर मुझे सेंड कर देना पर्सनल मैसेज पर, ठीक है, सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ये एक होमवर्क भी है आपका, होमवर्क वाला लिंक तो आएगा ही, उसके अलावा भी, ठीक है। चलिए, अभी समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, कोई भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ पहले, कोई भी डाउट है क्या? यस सर। नहीं, चैट में लिख के बताओ समझ में आ गया तो वाई, कोई भी डाउट है तो डी या एन, या डाउट है तो माइक ऑन करके बताइए, ठीक है। अब देखो सिर्फ इतना ऐसा ही नहीं पूछा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 कैसा नंबर है, परिमेय अपरिमेय, आप क्या बोलोगे? परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। तो इस चीज को, ये जो है ना, ये हमारा प्रमेय था, थ्योरम 1.4 यही था, ठीक है, प्रमेय 1.4। तो इसको यूज करते हैं, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को यूज करते हैं कई बार हम लोग बाकी संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बार बार प्रूफ नहीं करेंगे कि √2 अपरिमेय है। जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगेन ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला जाता है कि प्रूफ करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो जब आपका आया था ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, आपने बहुत चीजें लिखा, बहुत लंबा सॉल्यूशन था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, काफी लंबा सॉल्यूशन था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा आता है 3√2, 9√3, 5√7, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। इसको, इसमें कुछ मत घबराना, पिछला वाला भी इजी था, ये मत सोचना कि वो टफ था, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। देखो इसमें क्या करना होता है, बहुत 2-3 स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपली यहाँ बोलोगे सर हमारा तो वही चीज फंडा है, मान लेंगे उल्टा, ठीक है। सिंपली आप बोलो माना, क्या माना बताओ, 3√2 को कैसा मानेंगे? परिमेय संख्या है। एक परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो हमने हमेशा से सीख रखा है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यानी उल्टा मान लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय मान लीजिए इसको, परिमेय संख्या। देखो काफी आसान लगेगा इसका सॉल्यूशन आपको, संख्या है तो 3√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, 3√2 जो रहेगा सर a/b के रूप में रहेगा, a/b रहेगा। अब यहाँ पर आप a/b को सह अभाज्य लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, और यहाँ पर आप चाहो तो यह भी लिख सकते हो a, b एक पूर्णांक है, आप ऐसा भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, सहभाज्य संख्या भी लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। पूर्णांक है क्योंकि यहाँ पर हमें पूर्णांकों की जरूरत पड़ेगी, a और b पूर्णांक। साथ में ये भी बोल देना कि b का जो वैल्यू है सर 0 नहीं होना चाहिए। सहभाज्य लिखोगे तो कोई गलती होगा क्या? नहीं गलती होगा, क्योंकि सहभाज्य संख्या जितने हैं वो सारे के सारे पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है। तो आपको हो गया सर ये और भी पूर्णांक है और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, मुझे बताओ 3√2 में कोई एक नंबर है, कुछ एक ऐसा चीज दिख रहा है जो आपको पक्का पता है कि ये वाला तो अपरिमेय है, बताओ क्या आपको दिख रहा है? इसमें कुछ दिख रहा है? ये वाला चीज, ये तो आपको पता है ना कि √2 जो है ये तो सर अपरिमेय है, ये वाला तो अपरिमेय, यही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, इसी से प्रूफ होता है। तो आप क्या बोलो सर, जो अपरिमेय है ना उसको बाएं तरफ रखिए और बाकी चीज को दाएं तरफ ले जाइए, तो बस अपरिमेय संख्या ही बाएं तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखिए √2 बराबर, आप यहाँ पर लिखोगे √2 को रहने दो, और जो 3 है जो गुना है ना √2 के साथ, इसको आप भगाओ यहाँ से, ये भागेगा तो क्या होगा, a/b -3 या a/3b। ये मुझे बताओ मैंने ऊपर वाला सही लिखा या मैंने नीचे वाला सही लिखा, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। नीचे वाला सर। नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक है, नीचे। तो आप कहोगे सर नीचे वाला, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 जो है b के साथ गुना होगा नीचे जाकर, क्योंकि 3 √2 के साथ गुना था, तो यहाँ बोलेंगे सर a/3b, ठीक है, √2 बराबर a/3b। अब थोड़ा सा सोचना है, कुछ कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, आप सोचो एक ऐसा नंबर है, इसको लिखना नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ ना बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपके एग्जाम में नहीं लिखना है। एक ऐसा है सर एक पूर्णांक है, एक ही पूर्णांक है, मैं बोल रहा हूँ बी कैसा है, बी एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर बी एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक ले लो, कोई एक पूर्णांक बताओगे मुझे, कोई भी बच्चा बताओ एक पूर्णांक बताइए, एनीवन, कोई भी इंटीजर नंबर बताओ, कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है दिमाग में, एनीवन? इंटीजर क्या होता है? 3 सर सर। 1 2 3, ठीक है, 3 5 8 15 जो भी नंबर है पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको सर मान लिया एक पूर्णांक ले लिया मैंने 5,
अब 5 को मैं 3 से गुना करूंगा तो जो नंबर आएगा 15 ये भी पूर्णांक आएगा क्या? यस सर। यस सर, किसी पूर्णांक भी है। मतलब ये समझ में आ रहा है, किसी पूर्णांक को, अब समझो, किसी पूर्णांक को सर जब हम 3 गुना कर देंगे तो पूर्णांक ही आएगा। किसी इंटीजर को 3 गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि पूर्णांक को 3 से गुना कर देंगे तो कोई पूर्णांक ना आए, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हो सर बी अगर एक पूर्णांक है तो 3b जो नंबर रहेगा यह भी एक पूर्णांक रहेगा, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको आपके एग्जाम में, अभी आप साइड में लिख सकते हो समझने के लिए। तो आप करो सर ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो यहां से हमें दिख रहा है सर ऊपर में जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है यह एक पूर्णांक है, नीचे में 3b जो दिख रहा है यह भी एक पूर्णांक है। तो a बटा 3b क्या आपको पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में दिख रहा है? बताइए, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर यस वाला सर। नंबर भी पूर्णांक है और नीचे वाला यस नंबर भी सर। पूर्णांक है। तो कोई नंबर अगर पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में आएगा तो वह नंबर कैसा होता है? परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है? बताइए। सब परिमेय होता है सर। परिमेय होता है। तो हम कह सकते हैं, बस यहाँ के बाद आप ये बोलोगे कि अतः a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक है, ऊपर में पूर्णांक नीचे पूर्णांक, हमने देख लिया, परिमेय है। अब यहाँ के बाद आप ज्यादा कुछ मत लिखना, आपके बुक में काफी चीज लिखा रहता है, आप कुछ मत लिखो, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा, बहुत आसान है। आप √2 के बारे में बताइए कैसा नंबर है? आपको पता है कि सर हमें पक्का पता है कि ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। बराबर दाएं साइड में जो नंबर आपको दिख रहा है इसके बोलो, आपने बोला सर ये वाला परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाला को बोला आपने कि परिमेय है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या ऐसा कभी सर पॉसिबल है कंपेयर कि कर रहे एक, हैं। नहीं कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस हम लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आप समझिए, हमने देखा √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, मैं उसके नीचे अपरिमेय लिख दिया। मैंने देखा a बटा 3b क्या है? परिमेय संख्या, उसके नीचे मैंने परिमेय लिख दिया। अब मुझे ये दिख रहा ओके सर। है एक अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आया। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? बताइए। नो सर। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो यहां से आप बस कुछ ज्यादा मत लिखो, सिंपली आप इतना लिख दो कि यह जो विरोधाभास है दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह जो कॉन्ट्राडिक्शन आया आप इसको घेर दीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन काफी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप बस लिख दोगे यह विरोधाभास, यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। अब सोचो आपने क्या कल्पना कर लिया था? कि आपने रूट ये माना था 3। कि 3√2 एक परिमेय है, ठीक है, हमने यही माना था ना, माना 3√2 एक परिमेय है, यही तो मान लिया था शुरू में, जो कि गलत मान लिया था, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, हमने गलत मान लिया था, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने गलत किया था, ठीक है। यही चीज तो होता है कि गलती करके एक्सेप्ट कर लो। यह विरोधाभास हमने गलत कल्पना से प्राप्त, हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 3√2 एक परिमेय है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। तो अगर ये बोल दें कि 3√2 एक परिमेय है, ये गलत मान लिया था, इससे कंफ्यूजन क्या निकल रहा है? अतः बोल दो कि अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन आसान लगा आपको? बताओ। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास, ठीक है। लगता है कि थोड़ा और ज्यादा काम बढ़ जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं बढ़ता, थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, बस यहाँ पर आप सिद्ध कर देना, प्रूफ लिख देना, और आपका आंसर पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। यस बस सर। इतना लिखना है, ठीक है। चलिए फिर मैं इस पे बेस्ट कुछ होमवर्क दूं, अगर कोई डाउट है तो बताइए, मैं बिल्कुल उसको रिपीट कर दूंगा। नो सर। समझ में आ गया तो नो वाई लिख दो, सर। समझ में आ गया तो वाई लिख के रिप्लाई कीजिए, अगर डाउट है तो डी लिख के रिप्लाई करिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर ही दे रहा हूँ। सिंपली बोलोगे सर 3√2 को परिमेय मान लिया, उल्टा मान लिया, 3√2 को a बटा b के रूप में लिख दिया। बस यहाँ पर क्या करना है, √2 को बाएं तरफ रखना है, 3 को इधर लेकर जाना है। तो आप बोलोगे सर बाएं तरफ अपरिमेय आ गया, दाएं तरफ परिमेय आ गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से बोल देंगे यह गलत कल्पना इसलिए आया क्योंकि हमने उल्टा मान लिया था, 3√2 को परिमेय मान लिया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ,
इन सभी क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करिएगा, साथ के साथ लिख लो। अगर आपको बोला था कि प्रूफ कीजिए कि 5√7 एक अपरिमेय है, मैं लिख दूं 3√5 अपरिमेय है। ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा मत तो सोचना है ऐसे बस चेंज कर करके पूछा जाता है। मैं लिख दिया 2√3 अपरिमेय है। तो ये सारे को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए ट्राई करिएगा, सारा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ट्राई करना इसको अपरिमेय प्रूफ पीछे वाला पेज दिखाना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सर ये आपने 4 सवाल ले लिया। हाँ क्या बोल रहे हो सर योगेश? आपने जो 4 सवाल दिए हैं ये आगे समझाने के बाद ये होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, बस मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसको आप ठीक है प्रैक्टिस सर। करिएगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर ठीक है। लेफ्ट तो मत कर दियो भाई, अभी क्लास। हाँ अभी क्लास बाकी है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने का ट्राई करना, प्रैक्टिस करना है इसको। अब अगला टाइप पर जा रहे हैं, ये हम हाँ क्या बोल रहे हो? अब अगला टाइप पर आते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे प्रूफ करें? ये कुछ कठिन होगा क्या? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये भी कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? सिंपली आप यहाँ पर लिखिए जो हम लोग शुरू से करते आए हैं। माना 5, जो भी प्रूफ करना है, 5-√3 अपरिमेय प्रूफ करना है, आप उल्टा मानो, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में वही कर रहे हैं। 5-√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको आप परिमेय मान लीजिए। फिर प्रूफ कर देंगे हमने जो माना वो गलत माना था, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय मान लिया तो 5-√3 जो रहेगा वो P/Q के रूप में रहेगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो सर, इसको हम A/B के रूप में लिखेंगे, A/B के रूप में लिख दिया। 5-√3 जो रहेगा परिमेय संख्या है, डेफिनेटली A/B के रूप में रहेगा, ठीक है। अब जो भी परिमेय संख्या होता है ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा हिंट कहाँ से मिलता है आपको? आप देखो 5-√3 को ध्यान से, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको पता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो अपरिमेय है, बताइए। सर √3। √3, बहुत बढ़िया। तो आपको ये 100% पता है √3 जो है सर, यह वाला जो भाग है यह अपरिमेय है। तो बस बाएं साइड में ट्राई करो कि बस √3 रहे, बाकी सारे चीज को आप दाएं साइड भगा दीजिए, मतलब ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो बाएं तरफ सिर्फ और सिर्फ √3 रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अपरिमेय वाला पार्ट ही होना चाहिए। तो यहां से आप बोलोगे सर जो हमें पता है ना सर जो अपरिमेय है बस उसको रखिए। हो सकता है आपके एग्जाम में डेटा बदल दे, ठीक है, बस डेटा बदल देगा तो आपको उसे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर √3 हमें पता होता है कि अपरिमेय है, तो √3 को मैं रख रहा हूँ इधर। मैं कहूंगा ये माइनस का √3 रहेगा। 5 जो है अगर उधर जाएगा तो क्या आएगा मुझे बताओगे? दाएं साइड क्या लिखना चाहिए? √3 बराबर कितना? -√3 बराबर कितना? 5 बी 5 बी A/B, A/5 बी A/5B नहीं मनोज, -5 ये गलत हो सर जाएगा। A/B नाइस, यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, लिखने के पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूँ। साइन हाँ, चेंज हो जाएगा ना अगर सर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड वो मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड में माइनस, चलो जाएगा। इसको देख लो, 5 - x बराबर मैं लिख रहा हूँ 10। तो यहाँ पर -x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। ये 5 जो है सर इसके साथ गुना जोड़ के साथ है ना, सॉरी ऐड और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। 5 - x है, 5 के आगे प्लस का साइन है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 - 5 हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिखता 5x बराबर 10, 5 और x गुना में था तो x बराबर 10/5, तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए, यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर डिवीजन होगा। समझ में आया डिफरेंस? बताओ। यस ठीक है, सर। चलिए तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलोगे सर? 5 जो है √3 के साथ ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का √3 जो आएगा आपका वो A/B -5 आएगा, ये -5 आएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया सर, अगर √3 रहता ना तो फिर बड़ा आसान हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये माइनस क्या कर रहा है। मैंने तो बोला कि सर बस √3 रहना चाहिए, ये माइनस साइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस माइनस को हटाने का ट्राई करते हैं कि इस माइनस को कैसे हटाएं। इसको समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ -x बराबर 3 - m, समझो इस साइड में जो लिख रहा हूँ, लिखना मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बस समझने के लिए लिख लो। -x बराबर 3 - m है, तो इस माइनस साइन को आप हटाना चाहते हो तो ये माइनस साइन उधर जाता है और दोनों ही के साथ गुना होता है जाकर, ठीक है, दोनों के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, x बराबर जो होता है वो 3 जो है बन जाएगा -3,
और जो माइनस का m बन जाएगा प्लस का m, ठीक है, कुछ ऐसा। और इस वाले स्टेप को हम नहीं लिखते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, एक स्टेप हम लोग हटा देते हैं और इसके जगह पर हम लिख देते हैं सर इसको बिना लिखे हुए हम ऐसा बोल सकते हैं x का वैल्यू सर -3m + m को लिख सकते हैं m-3। तो इन शॉर्ट मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर -x का वैल्यू 3 - m लिखा हुआ है, x का वैल्यू m-3 हो जाएगा। तो जिसके आगे माइनस का साइन था -m वो पहले आ गया, जो प्लस का 3 था वो बाद में आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? अगर मैं लिख रहा हूं कि -a का वैल्यू अगर p - q है तो a का वैल्यू क्या होगा बताओ? मैं लिखूं क्या हो -p? Q - p, बहुत बढ़िया। तो आप बोल सर यहाँ पर क्या किया आपने? मान देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो बस ध्यान से सुनो। -a बराबर p - q है तो a का वैल्यू क्या होगा सर? इस माइनस साइन को हटाया आपने, ये माइनस का q बन जाएगा प्लस का q और प्लस का p बन जाएगा माइनस का q, ठीक है। q - p, q - p, p - q बन गया q - p। चलो अभी भी नहीं आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, अब आप लोग ट्राई करना एक बार, माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट में लिख के बता सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूं माइनस का m बराबर a - b, तो m का वैल्यू हमें क्या लिखना चाहिए? b - a। b b - a। -a। क्लियर क्लियर, चलो सभी को बी समझ में माइनस आया? चलो हाँ ठीक है। तो माइनस का साइन आप हटाओगे तो a - b बन जाएगा b - a। अब ये मैं क्यों बता रहा था, आप यहाँ पर यूज करिए -√3 अगर a बटा b -5 है तो √3 का वैल्यू क्या बोलोगे? सर आपने क्या किया, इस माइनस को तो हटाया 5 ना। - a। 5 - a बटा b, जो माइनस का 5 है उसको आप आगे लिख दो, जो प्लस का a बटा b है उसको पीछे लिख दो, 5 बटा a, 5 - a बटा b, ठीक है। बस इस तरीके से चेंज किया हम, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने चेंज करके इसको लिख दिया 5 - a बटा b। नाइस। अब यहाँ से फिर से हमें वही चीज दिख रहा है, अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है, आप इसको ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हो, √3 बराबर b को हमने एलसीएम लिया, 5 और b गुना होगा 5b। चलो इसको मत लिखो, सॉरी, आपके एग्जाम में कई सर बार आपके एलसीएम बुक से में ही लिख, समझा दो सर। नहीं मैं छोड़ रहा हूँ इस स्टेप को, ठीक है। आपको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, इस तरीके से लिख देना, नंबर ओके नहीं सर। कटेगा। बिल्कुल इस तरीके से लिख देना। आपको दिख रहा है 5 कैसा नंबर है? 5 एक परिमेय संख्या है, a बटा b भी एक परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक है। तो आपको पता है सर एक परिमेय संख्या में से अगर मैं एक परिमेय संख्या को घटाऊं, एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर घटाऊं तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा ना। एक परिमेय में से परिमेय यस घटाएंगे सर। तो परिमेय ही मिलेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 है परिमेय संख्या, a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय में से परिमेय घटाया जा रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि सर दायां साइड जो नंबर लिखा गया है राइट साइड में, वह एक परिमेय संख्या लिखा गया है। राइट साइड में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या लिखा गया है। लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा गया है वो कैसा नंबर लिखा गया है? लेफ्ट साइड में √3 अपरिमेय। अपरिमेय। आपको पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां से हमें फिर से कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, ये इम्पॉसिबल चीज आ गया। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर कभी नहीं आ सकता, तो इसे इम्पॉसिबल है। तो आप बाकी सारी लाइन आपको याद हो चुकी होंगी अभी, आप यहां पर बोलोगे यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ, या फिर विरोधाभास इतना लिख दो, यह विरोधाभास हमारे, अब याद हुआ या नहीं हुआ ये सारी चीज बताओ? याद हुआ? अब याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हमने लिख लिया इसको। हमारे गलत कल्पना से यस प्राप्त सर हुआ, याद हो गया। है ना। हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि, अब सोचो क्या कल्पना कर लिया था, क्या मान लिया था हमने? बस यही माना था कि √5 - √3 जो है एक परिमेय संख्या है, ये तो माना था, जो कि गलत है। हम एक्सेप्ट कर रहे कि जो गलत हमने माना था गलत बोल दे रहे, ठीक है। तो हमने बोला कि हमने गलत कर लिया था कि 5 - √3 एक परिमेय है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और हमने जो माना था वो अगर गलत है तो सही क्या है? सही ये रहा होगा कि 5 - √3 एक अपरिमेय रहा होगा। अतः लिख दोगे, अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक सॉरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से समझ में आया? तो ये पूरा सॉल्यूशन अभी आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कट रहा है ना, चलो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, बस थोड़ा वेट करो। ठीक है, अभी आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है।
ये पूरा सोल्यूशन है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा, क्वेश्चन पहले लिख लो, 5 में दर्शाइए कि 5 माइनस रूट का अपर में प्रूफ करना था, और ये पूरा सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछा सकता है, आपसे पूछा सकता है कि प्रूफ करो 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, बोला सकता है कि 9 माइनस रूट 7 अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीज प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको लिख के पूछता हूँ, बताता हूँ, आप लोग लिखो। अच्छा, सोल्व करके बताओगे क्या आप लोग? मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस रूट 7, इसको प्रूफ करो कि अपरिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट 7 अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। बहुत आसान है। आप क्या बोलोगे, स्टेप मुझे बताते चलिए, क्या बोलेंगे? मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे? माना यह है परिमेय संख्या। परिमेय, पहले परिमेय मान दिया। ठीक है, ऐसे ही बताते चलना, मैं लिखते जाऊंगा। अब क्या लिखें? बराबर ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी लिख दिया। जहां ए और बी को क्या बोला? पूर्णांक लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। पूर्णांक लिख दो और बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, साहब आज लिखोगे गलत नहीं होगा, पूर्णांक लिख दिया हमने। अब मुझे बताओ बाएं साइड में क्या रखेंगे? बाएं साइड में क्या रखेंगे? रूट 7 और 5 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा a बटा बी माइनस 5। ठीक है, अब यहां से आपको दिख जाएगा सर ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो बस यहाँ पर आप लिख देना अपरिमेय और यहाँ पर लिख दो परिमेय। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा सर अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे चीज आपको वही लिख देना है कि यह जो कॉन्ट्रोवर्सी है, जो विरोधाभास है, हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि हमने 5 प्लस रूट 7 को अपरिमेय मान दिया था। ठीक है, इसलिए हमारा सही क्या होगा कि 5 रूट प्लस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, बस इतना लिखना होगा, इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, यस सर। चलिए तो ये कंप्लीट करता है आपका। और चलो मैं कुछ टाइम ओवर बचा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन आपसे इन जनरल आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन आपको अपरिमेय संख्या पहचानने पर आता है जो काफी ट्रिकी टाइप के होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि रूट 16 प्लस 9 ये नंबर कैसा है, परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है सर। परिमेय संख्या है। आप इसको बोल सकते हो सर यहाँ पर देखने पर नहीं जाएंगे कि शकल कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ रूट 16 जो है ये 4 बन जाएगा, 4 प्लस 9 और ये 13 आ जाएगा। तो आपको सर ये 13 नंबर आ रहा है, मतलब परिमेय। तो जब भी क्वेश्चन पूछाएगा तो आप उसको सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर बताइएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ रूट 5 प्लस 3 ये नंबर कैसा है, परिमेय है कि अपरिमेय? सर परिमेय। परिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रूट 5 आ गया ना, रूट 5 आ गया तो अपरिमेय संख्या है। कुछ चीजें और ध्यान रखो। देखो आप कभी भी अगर मैं परिमेय के लिए मैं आर लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर होता है ना, चलो मैं लिख देता हूँ इसको रेशनल, इसलिए मैं आर लिखूंगा। और मैं अपरिमेय संख्या के लिए, क्योंकि इसको इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं, आई लिखूंगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कभी मैं अगर एक रेशनल नंबर को एक और रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, इनको आप जोड़ोगे, दो परिमेय संख्या को आप जोड़ोगे, तो जो आपका आंसर मिलेगा जोड़ने के बाद वह भी परिमेय ही मिलेगा, वह भी परिमेय ही मिलेगा। चाहे अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या है, मैं एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटा दूं, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, तो जो आंसर मिलेगा आपका वो परिमेय ही मिलेगा, वह परिमेय ही मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक परिमेय संख्या एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर अपरिमेय संख्या आ गया तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, चाहे अगर मैं एक रेशनल नंबर में से एक अपरिमेय संख्या को घटा रहा हूँ, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, अगर एक भी अपरिमेय आ गया तो इसका मतलब जो आंसर आएगा सर वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहां से आप कह सकते हो, जैसे मैंने लिखा √3 एक अपरिमेय संख्या है, दो एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में अगर आप एक परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो इरेशनल में अगर आप रेशनल को जोड़िएगा तो आपका आंसर इरेशनल ही आएगा, तो ये अपरिमेय आएगा। समझ में आया? तो इस टाइप के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं,
थोड़ा क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे इस पर डिस्कस, और बस 2-3 क्वेश्चन रह गया है हमारा, उसको अगले क्लास में ही कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है, और कुछ रिवीजन कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा। कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, अभी अपना डाउट बताइए।